प्रिय विद्यार्थियों, अणुवृत्त विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आपने कक्षा 10 की कक्षा में प्रथम अध्याय भोजन एवं मानव स्वास्थ्य का पिछला जो लेसन देखा वो था भोजन पर। भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, कौन सा भोजन कुपोषण देता है और कौन सा स्वास्थ्य देता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसी का अगला भाग है मानव स्वास्थ्य। और मानव स्वास्थ्य में भोजन के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण अवयव है वो है जल। तो आज हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा जल पीने योग्य होता है और कैसा जल दूषित जल कहलाता है और उस दूषित जल का क्या प्रभाव होता है। प्रिय विद्यार्थियों, जल के बारे में आपने रहीम जी का एक दोहा पढ़ा होगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानस सोन। इस दोहे से हमें जल के महत्व को समझना होगा। इस प्रकृति में जल के बिना कुछ नहीं है, जल ही जीवन है। खैर, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे पीने योग्य पानी के गुण व दूषित पानी के दुष्प्रभाव। प्रिय विद्यार्थियों, जब पानी की बात करते हैं तो हमें यह सोचना होगा कि ये पानी हमें कहां कहां से मिल रहा है, यानी जल के स्रोत कौन कौन से हैं। नदी, झरने, तालाब, नलकूप, कुएं, बावड़ी, ये सब जल के स्रोत हैं जहां से जल हमें उपलब्ध होता है। दूसरी बात आती है जल संकट। ये कैसे? जब हम इन जल स्रोतों से जल का अनावश्यक दोहन करेंगे, अनलिमिटेड उसको उपयोग करेंगे, तो निश्चित ही भविष्य में हमारे सामने जल का संकट आने वाला है। उपयोग के लिए दोहन तो एक बात है, दूसरी बात है उस जल को प्रदूषित करना। हम मनुष्य जिनका जीवनदाता जल है, उस जल का उपयोग बिना सीमा के करें और फिर जल का प्रदूषण करें। इसलिए कहा जाता है कि ये सारा दोष हम मानव जाति को है। मानव जाति ने अपने जीवनदाता पर दुधारी तलवार से वार किया है। दुधारी मतलब दोनों तरफ से। और अनावश्यक उपयोग करना भी संकट उत्पन्न करता है और उस जल का प्रदूषित करना भी संकट उत्पन्न करता है। तीसरी बात आती है जल की उपयोगिता। अब जल हमारे जीवन में कितना उपयोगी है, हम एक शब्द से हम समझ जाते हैं कि जल ही जीवन है। क्यों? क्योंकि हमारे जो शरीर बना है, आप जानते होंगे, ये हमारा मानव शरीर, इसका 60% हिस्सा मात्र जल है। आपको पता होगा हमारा मस्तिष्क, इसका 85% भाग जल है। हमारे फेफड़े, इसका 80% भाग जल है। और हमारे संपूर्ण शरीर में जो रुधिर बह रहा है, खून बह रहा है, लहू बह रहा है, उसका 79% मात्र जल है। बाकी लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्लेष्मा, अन्य अन्य जो कुछ है वो मात्र 21% है। तो हमारे लिए जल ही जीवन है, ये इसकी उपयोगिता है। और एक जल के बारे में विशेष ध्यान में रखना है, इस प्रकृति में मात्र जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तीनों अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस। ठोस के रूप में आप बर्फ देखते हैं, बर्फ जल का ठोस रूप है। जल जिसको आप पीते हैं, हरदम काम में लेते हैं, वो द्रव रूप है। और जल वाष्प, भाप, ये जल का गैसीय रूप है। इस प्रकृति में मात्र जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। और अब जल में अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीव,
हम जो जल काम में ले रहे हैं इसमें अनेकों सूक्ष्म जीव हैं और वो सूक्ष्म जीव दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक भाग वे सूक्ष्म जीव जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, जो कि होने आवश्यक हैं। जिस जल में लाभदायक सूक्ष्म जीव नहीं पाए जाते वो हमारे लिए स्वास्थ्य कारक नहीं है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जिस प्रकार लाभदायक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वैसे ही हानिकारक सूक्ष्म जीव भी जल में हो सकते हैं। जिस जल में हानिकारक सूक्ष्म जीवों का विलय हो जाता है वो जल अपने आप में प्रदूषित जल कहलाता है। फिर कोई जल कितना प्रदूषित है या नहीं है इसका पता कैसे लगाएं? सामान्यतया हम गिलास में या लोटे में पानी लेते हैं, उसको हमारी इस आंखों से देखते हैं, देखकर भी बहुत कुछ पता लग जाता है कि ये जल पीने योग्य है या नहीं है। यदि उस जल में वनस्पति के टुकड़े हों, उस जल में कचरा हो, उस जल में अन्य ऐसे पदार्थ हों जो देखने से पता लग जाए तो वो जल हमारे पीने योग्य नहीं होता, वो प्रदूषित जल कहलाता है। दूसरा, पीने योग्य जल यानी शुद्ध जल, उसका पीएच संतुलित हो। अब पीएच क्या है? पीएच एक मापक है जो पदार्थ की प्रकृति के बारे में बताता है। प्रकृति यानी वो अम्लीय है या क्षारीय है या फिर दोनों के मध्य, जिसको हम न अम्लीय कह सकते न क्षारीय कह सकते, वो होता है जल। पीएच का मान कितना हो? पीएच मान यदि 7 होता है तो वो जल है, यूं समझा जाए, यानी वो उदासीन है, न अम्लीय है न क्षारीय है। लेकिन पीएच का मान यदि 7 से कम होता है तो फिर वो अम्लीय हो जाता है, उसमें अम्ल की मात्रा है। और पीएच का मान यदि 7 से अधिक हो जाता है तो वो क्षारीय होता है, न अम्लीय और न क्षारीय। दोनों ही स्थिति में जल शुद्ध जल नहीं कहला सकता, यानी वो संतुलित पीएच वाला जल नहीं है। तीसरी बात, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन। जो जल हम पीने में काम में ले रहे हैं उस जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हुई होनी आवश्यक है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो इसका हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। कैसे? जैसे अभी हमने देखा, हमारे शरीर के बहुत सारे हिस्से अधिकतर जल से बने हुए हैं और उस जल के साथ ऑक्सीजन घुल करके हमारी संपूर्ण कोशिकाओं को भोजन के रूप में मिलती है। यदि जो जल हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है तो हमारे शरीर की कोशिकाओं को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और ऑक्सीजन ही हमारी कोशिकाओं की असली खुराक है और ऐसी स्थिति में हम बीमार पड़ सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो जल हम ग्रहण करते हैं ये जल हमारे शरीर में क्या क्या कार्य करता है आप जानते हैं? जल में सबसे पहला काम उपापचयी क्रियाएं करना। ये उपापचयी क्रियाएं क्या है? हमारे शरीर में प्रतिक्षण अनेकों रासायनिक क्रियाएं घटित हो रही हैं और उन समस्त रासायनिक क्रियाओं के समूह को उपापचित क्रियाएं कहते हैं। पाचन का काम, संधारण का काम, छानने का काम, वहन का काम, ये सारे के सारे कार्य जो हैं वो उपापचयी क्रियाओं में आते हैं और इन उपापचयी क्रियाओं में जल का विशेष महत्व है। दूसरा, जहरीले पदार्थों को बाहर निकालना। जल हमारे शरीर से जहरीले पदार्थों को किस प्रकार बाहर निकालता है? एक उदाहरण की बात करते हैं। एक छोटा कमरा आपके पास है, उस कमरे को आप साफ करने के लिए बार बार उसमें जल डाल रहे हैं। जब जल उस कमरे से बाहर आता है तो कमरे के अंदर जितना भी मैला होता है, गंदगी होती है, उसको साथ ले जाता है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी हम पानी पीते हैं। पानी पूरे शरीर में वहन होता हुआ, पूरे शरीर में चलायमान होता हुआ अनेक माध्यमों से बाहर निकलता है। मूत्र के रूप में बाहर निकलता है, पसीने के रूप में बाहर निकलता है और जब बाहर निकलता है तो हमारे शरीर में बन रहे अनावश्यक पदार्थों को, जहरीले पदार्थों को अपने साथ घोल करके शरीर से बाहर ले जाता है। फिर फाइबर की पर्याप्त मात्रा। ये फाइबर क्या है? आप एक उदाहरण को समझें। एक पेड़ है, पेड़ की एक टहनी अभी भी टूटी है, वो लचीली है। एक दिन 2 दिन उसको पड़ा रहने दो, उसमें से पानी सोख जाएगा, यानी वो सूख जाएगी।
सूखने के बाद वो कड़क हो जाएगी, लचीली नहीं होगी, टूट जाएगी। ठीक वैसे ही हमारे शरीर में भी इस जल के माध्यम से फाइबर बना रहता है, रेशे बने रहते हैं, और यदि ये रेशे और फाइबर नहीं होगा तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो जाएगी। अभी हम कोरोना के बारे में बार बार सुन रहे हैं कि जिसके अंदर हार्ड इम्यूनिटी है उस पर ये कोरोना प्रभाव नहीं डाल सकता। ये हार्ड इम्यूनिटी क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता है। इसलिए पानी हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा करता है। और खत्म क्या क्या करता है? शरीर में अधिक चर्बी नहीं बनने देता, एलर्जी को खत्म करता है, फेफड़ों में जो संक्रमण होता है उसको मिटा देता है, अस्थमा में और आंत की जो अनेकों बीमारियां होती हैं उनको मिटा देता है, सर्दी जुकाम से भी बचाव करता है। और ये पथरी, ये विशेष बात है, हमारे बीच में रहने वाले बहुत सारे लोगों को इस पथरी की बीमारी है और डॉक्टर अक्सर सलाह देता है कि यदि आपको पथरी है तो आप अधिक से अधिक पानी पिए, उसमें नींबू मिलाकर पीजिएगा। वो पथरी उस पानी के साथ, पेशाब के साथ बाहर निकल सकती है। तो इस प्रकार ये पानी हमें कई बीमारियों से बचाता है। डॉक्टर सलाह देता है कि कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पिए। विद्यार्थियों, ये था हमारे शरीर में जल का कार्य। और अब आगे चलते हैं। प्रदूषित जल के दुष्प्रभाव। यदि कोई जल जो प्रदूषित हो चुका है, साफ नहीं है, शुद्ध नहीं है, वो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालता है? प्रदूषित जल, अभी हमने पढ़ा, ऐसे सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए हानिकारक हैं वो जल में मिल जाते हैं तो पानी प्रदूषित हो जाता है। तो उस प्रदूषित जल में विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कृमि होते हैं। ये तो सूक्ष्म जीव हैं जो हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते, एक कोशिकीय जीव। इनके प्रभाव से अनेकों बीमारियां हो जाती हैं, हैजा हो जाता है, पेचिस हो जाता है, और गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो जाता है। यानी कुछ वायरस ऐसे हैं जो पानी में घुलने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। आपने वायरस फैलने के अनेकों तरीके पढ़े होंगे, हवा के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, जल के माध्यम से। तो ये जल के माध्यम से वायरल संक्रमण भी होता है। अनेकों बीमारियां, जैसे आपने अभी पढ़ा हैजा, पेचिस, इसी प्रकार हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड, पीलिया, ये बीमारियां भी जल के माध्यम से फैलती हैं। और एक खास बीमारी जो विशेष तौर से राजस्थान से संबंध रखती है, बाला या नारू। आपने अपने दादा से सुना होगा, अपने पिताजी से सुना होगा कि पुराने समय में हमारे यहाँ राजस्थान में नारू नाम की एक बीमारी होती थी, बाला नाम भी उसको हम कह सकते हैं। क्या था ये? यह एक ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नाम का एक कृमि था। ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस नाम का एक कृमि, जिसको रोगजनक कहते हैं। यानी इस बाला या नारू रोग को पैदा करने वाला कृमि ड्रेकनकुलस मेडिनेसिस। इसकी मादा क्या करती थी? अपने अंडे मानव शरीर से बाहर कहीं जल में देती थी। मानव शरीर क्या था उसके लिए? पोषक था, परपोषी। अब वो अंडा जल में दिया गया, वही जल मनुष्य पीने के रूप में काम में लेता और वो अंडा मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता। अब वो वहां मनुष्य के शरीर से पोषण प्राप्त करता, अपनी वृद्धि करता और शरीर में एक लंबा कृमि का रूप धारण कर लेता। परिपक्व होने के बाद शरीर के किसी हिस्से से फोड़े पुंसी के रूप में बाहर निकलता। कहते हैं बड़ा पीड़ादायक होता था, बहुत दर्द होता था और कई बार तो नारू रोगी उस रोग से मर भी जाया करता था। लेकिन जिस प्रकार पोलियो के नियंत्रण के लिए कार्यक्रम चलाए गए, वर्तमान में कोरोना नियंत्रण के प्रयास किए जा रहे हैं, वैक्सीन ढूंढी जा रही है, ऐसे ही एक नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। और उस नारू रोग उन्मूलन कार्यक्रम का परिणाम यह रहा कि सन 2000 के बाद आज तक इसका कोई रोगी कहीं नहीं मिला। माना जाता है कि नारू रोग पर नियंत्रण कर लिया गया, लेकिन कभी कोई बीमारी पूर्णतः समाप्त नहीं होती, कभी भी लौट कर आ सकती है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए कि ऐसी बीमारी पुनः ना आ जाए। सतर्क रहने के लिए हमें करना क्या चाहिए?
उपाय क्या है कि ऐसी बीमारियां जो जल के माध्यम से फैल रही हैं पुनः हम पर कोई आक्रमण न कर दें। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम नदी तालाबों से या कुएं से या कहीं से भी जो जल ले रहे हैं अपने पीने के लिए, उस जल को सबसे पहले हमें छानना चाहिए, उबालना चाहिए और उबालकर पुनः ठंडा करके उस जल का उपयोग करना चाहिए। और कभी भी नदी तालाबों इनमें नहीं नहाना चाहिए, न वहां कपड़े धोने चाहिए और न ही वहां अपने पशुओं को नहलाना चाहिए। यदि हम वहां नहाएंगे, अपने कपड़े धोएंगे, पशुओं को नहलाएंगे, तो जो कपड़ों में या पशुओं पर बीमारी होती है या गंदगी होती है, उस गंदगी के माध्यम से वो जल अशुद्ध होता है और कहीं न कहीं उस जल का कोई उपयोग करता है वो उससे संक्रमित हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखें, स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। यदि जल स्वच्छ नहीं है तो हमारा स्वास्थ्य कल सही नहीं रहने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात को अच्छे ढंग से समझे होंगे और आप इसको अपने मन मस्तिष्क में बैठाएंगे, अपने जीवन में काम लेंगे। जय हिंद, जय भारत।